चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, आज आप अगर अपना युवा वर्ग ने देखा तो ये युवा वर्ग के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है और एक सामाजिक आपात भी आप कह सकें कि सामाजिक समस्या है बहुत बड़ी आज युवाओं के सामने कि भाई बेरोजगार है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनकर अपने सामने आ रही है और ये बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार है वह भी प्रयासरत है और समय समय पर अच्छी अच्छी योजनाएं भी अपने युवा भाई बहनों के लिए ले रहा है। और इसी एक योजना के बारे में आज आप जानकारी लेवांगा और वह योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये योजना पर आपने जानकारी देने के लिए आपने साथ आज पधारा है परमानंद शर्मा जी। आप महाप्रबंधक हैं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर ग्रामीण से। बहुत बहुत स्वागत है आपको परमानंद शर्मा जी। जी जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो शर्मा जी आप आज यहाँ की योजना की जिया नाम लियो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा कि काई है या योजना और इसका उद्देश्य काई है। हाँ देखिए, जैसे आपने प्रारंभ में बताया कि युवाओं में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, ये बिल्कुल सच बात है। तो केंद्र सरकार का ये प्रयास रहा है कि कुछ युवाओं को अपना स्वयं का रोज़गार करने के लिए प्रेरित किया जाए और यदि वो अपना खुद का उद्यम लगाएंगे, खुद का व्यवसाय लगाएंगे तो वो खुद तो रोज़गारशुदा हो ही जाएंगे और अन्य लोगों को भी रोज़गार देंगे। अब रोज़गार लगाने में एक जो बड़ी बाधा आती है वो ये आती है कि लोगों के पास शुरू में लगाने के लिए पूंजी नहीं होती, यानी जिस पैसे को लगा करके व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, उद्योग प्रारंभ किया जाता है, उसका अभाव रहता है। तो वो जो पैसा है उसकी पूर्ति करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। काफ़ी पुरानी योजना है, 2008 से चल रही है और बड़ी लोकप्रिय योजना है। तो इस योजना के माध्यम से वित्तीय संस्थानों द्वारा युवाओं को ऋण दिया जाता है और इसमें सरकार कुछ हिस्सा देती है। तो उससे जो शुरू में धन की जो समस्या है वो समाप्त होती है और लोग अपना काम शुरू करके उसको सफलतापूर्वक यदि चलाते हैं तो रोज़गार की समस्या स्वतः ही हल होती है। बिल्कुल, तो कहना का मतलब अब जब भी कोई भाई बहन अपना खुद को अगर रोजगार शुरू करना चाहे तो बस सरकार की सहायता से अपना काम शुरू कर सके। अगर बाने पैसा की दिक्कत है तो बाने लोन मिल सके है, फिर सरकार बाने भी सब्सिडी भी उपलब्ध करावेगी, जानकारी के अंदर आवेगी। तो एक तो आप जानना चाहोगे कि योजना को लाभ है जो का कौन कौन व्यक्ति उठा सके है, कहीं यहाँ की पात्रता या कोई योग्यता उम्र कहीं कहीं निर्धारित? हाँ जी, अपने भारत का नागरिक कोई भी जो 18 साल से उम्र का बड़ा हो, 8वीं पास हो, वो कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपना काम प्रारंभ करने के लिए वो कोई काम चुनें, पहले उसका पूरा विवरण लें और ऑनलाइन आवेदन होते हैं। तो बड़ी सरल प्रक्रिया है, कोई भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रोक नहीं है कि कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है, केवल एक न्यूनतम सीमा जरूर 18 वर्ष की है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी एक न्यूनतम सीमा है, उसके ऊपर वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहना मतलब अपना जगह मतलब भाई बहन है वह 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 8वीं तक बाकी पढ़ाई होनी चाहिए जी। तो एक अंदर अपना जगह क्षेत्र बांटेगा है, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र दोनों में सुविधा उपलब्ध है? हाँ, वैसे तो देखिए जो उद्यम है यानी अपना काम है वो कहीं भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन सरकार का प्रयास ये रहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो पलायन करके शहरों में नहीं आए, तो हो सके तो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा सुविधा दे करके वहीं पे काम प्रारंभ करवाया जाए ताकि वहाँ के लोग वहीं रहें और साथ में उनको जो दूसरे साथी हैं उनको रोज़गार भी वहीं दे सकें। इस दृष्टि से इस योजना में ये प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनको 10% ज़्यादा अनुदान दिया जाए। अच्छा, तो ग्रामीण में मतलब अपन थोड़ा ज़्यादा फायदा रहेगा क्योंकि सरकार की यह सोच है कि अपना जगह ग्रामीण भाई बहन है वह पलायन करके शहरों की तरफ नहीं जाओ बल्कि अपना आसपास ही कोई उद्योग धंधा है वह शुरू कर सके। बिल्कुल आपने सही तो हमारे कहा। भाई बहन आप इसको सुझाव भी दो कि की तरीके का बैठा अपना उद्योग धंधो कर सके है जो अपने कृषि से संबंधित हो, अपने गाँव में ही वह कर सके। हाँ, नहीं, गाँव में जैसे खूब तरह के काम चलते हैं। एक तो यही है कि ग्राम जो है हमारे यहाँ वो कृषि प्रधान है जी। तो जो खेत में जो भी चीज़ निपजती है, चाहे वो अनाज हों, दालें हों, सब्जियां हों, मसाले हों, फल हों, फूल हों, इन सारी चीज़ों को
प्रोसेसिंग करके, यानी इनका कोई नया उत्पाद बनाने का काम है, एक तो वो बहुत आराम से हो सकता है। जैसे मान लीजिए अनाज है, उसकी पिसाई करना, उसका जी। कुछ नया उत्पाद बना के बेचना, फल हैं उनकी पैकिंग करना, उनका कोई जूस वगैरह निकालना, ये एक काम हो सकता है। मसालों की पिसाई करके पैकिंग करके बेचना, ये काम। सब्जियों की पैकिंग करके छटाई करके उनका काम करना, उनके कुछ, तो ये एक तो कृषि आधारित काम होंगे। जी। कुछ काम ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से गांव में लोग करते ही आए हैं, जैसे फर्नीचर का काम है, जी। ये सुथारी का काम जिसको लोकप्रिय भाषा में बोलते हैं, ये बरसों से होता आ रहा है, तो उस काम का कभी अंत नहीं होता, वो काम आराम से हो सकता है। कोई जैसे जूते चप्पल बनाने का काम है, कोई और जो पारंपरिक काम है, मिट्टी के जैसे बर्तन बनाने का काम है, उसको कुछ नया आधुनिक रूप देके नए रूप में बना सकते हैं। ये कुछ काम जो पारंपरिक हैं उनको भी वर्तमान मशीनों की सहायता से आराम से करेंगे तो इसमें काम हो सकता है। तीसरा ये है कि जो आबादी की मांग के अनुसार कुछ काम हो सकते हैं, जैसे कोई लोहे की जाली वगैरह बनाने का काम है, तो अब ये आजकल सभी जगह पे ये काम आराम से, इसकी मांग खूब है, ये होता है। कपड़े बनाने का काम है, रेडीमेड गारमेंट वगैरह, ये काम आराम से होता है। एक चौथा प्रकार ये है कि यदि किसी गांव में के आसपास के 5-10 किलोमीटर के दायरे में कोई खनिज पदार्थ निकलता है, जैसे मान लीजिए पत्थर निकलता है कोई, तो उसकी कटाई का, उसके स्लैब्स बनाने का काम, ये काफ़ी अलग अलग, अपने राजस्थान में तो खनिज पदार्थ खूब ज़्यादा हैं, मार्बल यहाँ खूब निकलता है, ग्रेनाइट निकलता है, और कई सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो उनको खान में से निकालने के पश्चात उनको यदि प्रोसेसिंग करते हैं तो ये काम भी आराम से हो सकता है। मांग के अनुसार गांव में खूब तरह के काम आराम से हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में ये वहाँ की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किस गांव में कौन सा काम हो सकता है। बिल्कुल, हर तरह की परिस्थिति में अलग अलग तरह का काम होवे। और अपना गाँव की आप जहाँ बात करी, लोक कलाएँ रही है, अपना कई लोग यहाँ हस्तकलाएँ भी रही है, भाई लोग जो अपनी परंपरा से जुड़ेड़ा है पहले का लोग, तो बी चीज़ ने भी बढ़ावो मिलोगो इससे, तो कि अपना जगह बच्चा है गांव का है, अपनी कला से भी जुड़ा रहे, बात चीज़ा ने भी बढ़ावो दे सके। कृषि संबंधित कार्य भी आप बताया, खनिज संबंधित कार्य भी, तो मतलब कहना मतलब सूची अपनी बहुत लंबी है, विस्तृत है। बिल्कुल। इसके साथ ऐसा कौन सा काम है जिन्हें निषेध आपा कर सकांगे, मतलब ये योजना के अंतर्गत आपा को नहीं कर सका? बहुत सीमित, केवल 5-6 तरह के काम हैं। अच्छा। जैसे कोई शराब से जुड़े हुए काम है, मांस व्यवसाय से जुड़े हुए काम है, कोई तंबाकू से जुड़े हुए काम हैं जो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, या कोई जैसे प्लास्टिक के कुछ काम हैं जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, या भारत सरकार, राज्य सरकार जिन कामों पे कोई रोक लगा देती है, ऐसे कोई सीमित कामों की मनाही है। बाकी सब तरह के काम इसमें इजाज़त है करने की, कोई समस्या नहीं। तो बिल्कुल आप जहाँ जानकारी दी भी हिसाब से अब हमारे भाई बहना ने एक समझ पूरी यहाँ साफ होगी कि वह कौन कौन सा काम ये अपनी योजना के अंतर्गत कर सका है और कौन सा ऐसा काम है जिन्हें वह को नहीं कर सका है योजना के अंतर्गत। अब बात अगर ऋण की बात चली, अपन ऋण लेना पड़ेगा काम शुरू करने के लिए, तो इनमें ऋण की जगह सीमा है, यानी लोन आप लेंगे तो कितनी राशि तक आप लोन ले सका? देखिए, जो जितने भी तरह के बिजनेस हैं या जो काम हैं उनको 3 श्रेणियों में मोटे तौर पे बांट सकते हैं। अच्छा। एक तो जिसको बोलते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्ट्री एक तरह से मोटे तौर पे कह सकते हैं। एक है सेवा कार्य। सेवा कार्य का मतलब जिसमें हम कोई नया आइटम नहीं बनाते, केवल अपने जो मशीनें या उपकरण हैं उनकी सहायता से लोगों को सेवा देते हैं, जैसे लेबोरेटरी वगैरह स्थापित करना है, कोई सलाहकारी सेवाएं देना है, रिपेयरिंग के वर्कशॉप जितने भी हैं उसमें हम कोई नई चीज़ नहीं बनाते, लेकिन उसमें अपनी विशेषज्ञता के आधार पे हम उनको लोगों को सेवाएं देते हैं। एक तीसरा है व्यावसायिक कार्य, यानी दुकान लगाना। तो इस योजना में जो विनिर्माण का काम है और सेवा का काम है, ये 2 शामिल हैं। व्यवसाय का काम इस योजना में नहीं आता। तो जो निर्माण और सेवा से संबंधित काम अपने वहाँ की आवश्यकता के अनुसार चुन लें, और इसमें जो निर्माण का काम है यानी फैक्ट्री लगाने के लिए तो अधिकतम ऋण की सीमा 50 लाख रुपया है और सेवा कार्य के लिए 20 लाख रुपया है। तो इतनी राशि में सामान्यतः एक ठीक ठाक सा बिजनेस शुरू हो जाता है, ये काम शुरू हो जाता है। हालांकि अब इस योजना में इसी वर्ष 1 अप्रैल 2022 से पुरानी सालों की जो योजना चल रही थी उसमें काफ़ी सुधार किए हैं। ये जो ऋण सीमा अब 50 लाख और 20 लाख है, ये पहले 25 लाख और 10 लाख था, तो इसको डबल कर दिया। साथ में ये भी सुविधा दी है कि यदि किसी का प्रोजेक्ट है वो 50 लाख से बड़ी राशि का है, मान लीजिए सपोज 1 करोड़ का है या उससे भी ज़्यादा है, तो ऋण तो उतना ले सकते हैं, लेकिन अनुदान जो मिलता है सरकार की तरफ से वो 50 लाख पे मिलेगा। तो ये भी एक सुविधा दी है।
अनेक बार पहले ये एक समस्या आती थी कि बड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं होते थे। अच्छा। तो चूँकि अब आजकल जो MSME जो है, सूक्ष्म और मध्यम लघु इकाइयों की परिभाषा भी काफ़ी बड़ी हो गई, उसको देखते हुए सरकार ने ये सुविधा दी है। तो बड़ी अच्छी योजना है, इसका लाभ लेना चाहिए और पूरा इसकी योजना बना के काम करना चाहिए। जो काम भी वो करना चाहते हैं पहले उसका हो सके तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, उसका प्रशिक्षण लें, कहीं नौकरी कर लें 1-2 साल के लिए, ताकि आपको उस धंधे के बारे में सारी चीज़ें पता हो जाएं। उसके बाद ही ऋण लेवें, क्योंकि ऋण को अंत में चुकाना होता है। यदि चुकाएंगे नहीं तो फिर बाद में वित्तीय संस्थान जो है वो परेशान करेंगी, और चूँकि जनता का ही धन है तो वो तो वापस देना ही पड़ेगा। तो ये अंत में सफलता तो इस बात पे निर्भर करती है कि वो बिजनेस या वो काम जो है वो चल जाए अच्छा लंबे समय के लिए, तो उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। एक अंदर जो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम आवा एक, तो ये रिपोर्ट में कई चीज़ें लाभार्थी ने भरनी पड़े। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि जैसे इससे पहले अपन ये जान लें कि इसका आवेदन कैसे करते हैं। जी। तो इसका जैसे भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है kviconline.gov.in। ये अपन सर्च करेंगे ना कि भाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कैसे आवेदन करें, या अंग्रेजी में करेंगे हाउ टू अप्लाई, तो ये अपने आप खुल जाता है। अच्छा। और उसमें फॉर्म आ जाता है। तो उस फॉर्म में सारे प्रविष्टियाँ, अपना नाम, पता, कहाँ करना चाहते हैं, कितना पैसा चाहिए, कितने लोगों को रोजगार देंगे, क्या काम करना चाहते हैं, ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। अच्छा। उसके साथ 3-4 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट तो ये है कि भाई आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्राम पंचायत का एक छोटा सा प्रमाण पत्र लगता है भाई ये इस गांव के निवासी हैं, एक कागज़ ये हो गया। एक दूसरा ये है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, उसका एक कागज़ आपको लगाना पड़ेगा। तो 8वीं और उससे ऊपर का जो भी प्रमाण पत्र है वो संलग्न करना है। तीसरा ये है कि यदि मान लीजिए आप आरक्षित श्रेणी में हैं, क्योंकि आरक्षित श्रेणी में इसमें 10% ज़्यादा अनुदान है। तो जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, दिव्यांग हैं, अल्पसंख्यक हैं, पूर्व सैनिक हैं, किसी भी श्रेणी में है तो उसका एक प्रमाण पत्र हो गया। और एक चौथा बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरह का ऐसा दस्तावेज है जिसमें जितना ऋण हमें चाहिए वो क्यों चाहिए, एक तो उसका वर्णन होता है। भाई हमें मशीनों के लिए चाहिए इतना, भवन बनाने के लिए इतना चाहिए, फिर कार्यशील पूंजी के लिए इतना ऋण चाहिए, फिर इनका विस्तृत वर्णन आता है। भाई मशीनों के लिए जो ऋण चाहिए उसमें कौन कौन सी मशीनें लाएंगे, वो कितनी कीमत की होंगी, जो सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, जो मान लीजिए भवन बनाएंगे, वर्कशेड वगैरह बनाएंगे, तो कितनी चौड़ा लंबा होगा, कितना ऊंचा होगा, उसकी कितनी लागत होगी, कार्यशील पूंजी में जो पैसा चाहिए आपको उससे क्या क्या माल खरीदेंगे, फिर ये जो ऋण लेने के बाद में आपकी कितनी बिक्री होगी, क्योंकि ये अंत में ये लाभकारी भी तो होना चाहिए। बैंक तो तभी ऋण देगा जब इसमें लाभ आएगा। तो वो हमें अगले 5 साल का एक तरह से प्रोजेक्शन देना पड़ेगा कि साहब मेरी जैसे पहले साल इतनी बिक्री होगी, उसमें खर्चे निकालने के बाद ये लाभ बचेगा, दूसरे साल इसमें इतनी वृद्धि हो जाएगी, इसमें बैंक की किस्त निकालने के बाद मेरे पास इतना पैसा बचेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके आधार पे फिर जो बैंक है वो निर्णय करते हैं कि भाई इनको ऋण दिया जाए या नहीं, और वहाँ पे जिस स्थान पे काम करना चाहते हैं वहाँ कितना स्कोप है, इनका अनुभव कितना है, इन सारे पक्षों को ध्यान में रख के फिर बैंक उनको ऋण स्वीकृत करते हैं। तो कहना मतलब अपने आगामी जगह 5 साल है भी कि एक योजना को प्रारूप अपाने एक अंदर देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से ये समझाना है कि ये ऋण का मैं क्या करूँगा, मैं कैसे उपयोग करूँगी और फिर उससे कैसे लाभ आएगा। ये दस्तावेज, ये आधार के ऊपर ही बैंक ऋण देते हैं, क्योंकि अंत में फिर वो फाइल में ये कागज़ रहते हैं कि भाई ये हमें देखा और ये अच्छा लगा इसलिए हमने ऋण दिया। जी। एक में आप मार्जिन मनी भी सुना है, तो मार्जिन मनी के अंतर्गत कहीं आ? हाँ, मार्जिन मनी के 2 भाग हैं। एक तो अपना उनका स्वयं का हिस्सा, कोई भी जो व्यवसाय है, कोई भी ये काम जो करेंगे उसमें सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि जो सामान्य आवेदक हैं उनके लिए कुल प्रोजेक्ट राशि का 10% स्वयं को लगाना है। मान लीजिए किसी को 50 लाख का ऋण लेना है तो 5 लाख रुपया स्वयं लगाएंगे, 45 लाख का लोन बैंक दे देगा। ठीक है। और साथ में फिर सरकार जो अनुदान देगी, अनुदान की 3 दरें हैं, शहर में 15% है, ग्रामीण में 25% है, लेकिन यदि वो आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो 25 और 35 हो जाएगा। अच्छा। तो ये अनुदान तथा ये अपना खुद का अंशदान, ये दोनों मिलाकर के मार्जिन मनी माना जाता है। अर्थात ये एक प्रकार से उस प्रोजेक्ट में
खुद का हिस्सा हो गया, सरकार ने दे दिया, खुद ने दे दिया, और बाकी पैसा जो बचा उसको हमें ऋण के रूप में चुकाना है वापस। बिल्कुल, तो वो सब मिला के मतलब अपना खुद को अंशदान भी है, सब्सिडी है जी और बाकी जो पैसा है सब मिला कर आप मार्जिन मनी को नाम आप जी जी जी। तो एक अगर आप बैंक के चयन की बात करा, मतलब क्योंकि आप बैंक से ही ऋण लेवांगा, तो आप कौन से बैंक से संपर्क करा? कोई विशेष बैंक अपनी योजना के अंतर्गत जुड़ेड़ा है या आप कोई भी बैंक से? हाँ, इसमें बैंक तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो अनुसूची में शामिल जो बैंक हैं वो सब इसमें पात्र हैं। अच्छा। इनको जैसे अंग्रेजी में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, तो यानी लोकप्रिय भाषा में जितने सरकारी बैंक हैं, जितने ग्रामीण बैंक हैं, ये सब पात्र हैं। जो आजकल प्राइवेट क्षेत्र के बैंक भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये जितने लोकप्रिय बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक वगैरह सब पात्र हैं। अब आवेदक को ये देखना है कि एक तो जो वो जहाँ काम कर रहा है उसके नज़दीक कौन सा बैंक है, क्योंकि बैंक को बाद में उस प्रोजेक्ट पे निगाह भी रखनी होती है, तो जितना नज़दीक हो उतना अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र में तो सामान्यतः एक गाँव में 1 या 2 बैंक होते हैं, तो उन दोनों में से जो भी उनको ठीक लगे वो उससे बात करके और भर सकते हैं नाम। शहर में थोड़ा विकल्प ज़्यादा होता है, तो जिस भी बैंक में मान लीजिए पहले से खाता है, वहाँ आना जाना है, बैंक के स्टाफ से परिचय भी है, तो उस बैंक का नाम देना चाहिए ताकि वो उस पर विश्वास कर सकें कि भाई हाँ इनका काम जो है ठीक है, इनकी गुडविल ठीक है, पास्ट में कोई ऋण लिया है तो वो भी समय पे चुकाया है, इनका बचत खाता जो है उसमें निरंतर लेन देन होता है। तो ये सब पक्ष देख के बैंक का चयन करना चाहिए जी। एक आप ऋण लेवा तो विगत चुकाने की बात भी आवे है। अब जहाँ अपना भाई बहन नया नया उद्योग लगावेगा, विषय बाने जो भी आय होवेगी, अगर शुरुआत है अच्छी नहीं है, बाकी शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है, आमदनी अच्छी नहीं हो रही बाना अपने उद्योग से, और बाने किस्त चुकाना में अगर दिक्कत हो रही है, अगर बस समय से भी किस्त नहीं चुका रहे तो की तरह को नुकसान बाना हो सके? कोई दंड की व्यवस्था है बाने या थोड़ी छूट मिल सके? नहीं, इसमें ये व्यवस्था होती है कि जैसे जब अपना ऋण लिया और काम चालू हो गया, उसके बाद 6 महीने की छूट मिलती है कि 6 महीने तक आपको किस्त चुकाने की जरूरत नहीं है, केवल ब्याज दे दें। उसको एक मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। तो 6 महीने तक केवल अपन ब्याज देना है? जी जी, मूल रकम। क्योंकि ये बैंक भी समझते हैं, सरकार भी समझती है कि भाई शुरू में कोई पहले दिन से ही बिजनेस लाभकारी नहीं होता, वो पैसे का रोटेशन होने में भी टाइम लगता है। लेकिन 6 महीने बाद तो फिर जिस तरह का उनका किस्तें देने का जो विवरण बना है, जो शेड्यूल बना है, उसके हिसाब से किस्तें देनी ही पड़ेंगी। और ये पैसा तो अंत में चुकाना ही पड़ता है, देखिए, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है। तो यदि पैसा नहीं चुकाएंगे तो डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएगा। फिर ये जो अनुदान सरकार से मिलता है ये भी नहीं मिलेगा, फिर पूरा ही लोन चुकाना पड़ेगा। और कोई बहुत ही ऐसी परिस्थिति आ गई कि मान लीजिए जो ऋण लेने वाले ही नहीं बचे या वो धंधा ही बिल्कुल समाप्त हो गया, तो ऐसे में फिर वो या तो कोई बैंक से आपस में समझौता करें, अन्यथा वो फिर भारी परेशानी होगी। तो मेरी सलाह तो यही है कि पैसे को प्रथम दिन से ही ये सोच के चलेंगे ये पैसा पूरा हमें चुकाना है। उसका पूरा प्रयास करना चाहिए, वरना साख खराब होती है। बिल्कुल। आजकल एक सिबिल स्कोर होता है, सिबिल स्कोर जिस व्यक्ति का खराब होता है तो फिर उसको भविष्य में कभी भी ऋण नहीं मिलता, दिक्कत आ सके भविष्य में। तो ये सावधानी रखनी आवश्यक है। बिल्कुल। तो आपने भाई बहन सावधानी रखनी है, पूरी कोशिश करनी है कि आप जो लोन लियो हाँ बिना चुकता आप टाइम से करा, तो ये चीज़ को आपने विशेष ध्यान रखना है। और एक अगर आप बात कोई योजनाओं की करा तो अपनी महिला बहना ना आप पीछे कौन छोड़ सका, क्योंकि आज देखो हर जगह महिला बहना अपने हर क्षेत्र में आगे आ रही है। तो महिला बहना भी आज अपना कुछ व्यवसाय अगर करना चाहे वे ग्रामीण महिला हो या शहरी महिला हो, तो ये योजना के अंतर्गत अपनी महिला बहना के लिए कई विशेष के अंतर्गत है? आपने बिल्कुल सही कहा, महिलाएं बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी संख्या खूब बढ़ रही है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं, जैसे जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित काम है, खाने पीने की चीज़ें बनाने का काम है, वस्त्र से संबंधित काम है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित काम है, ये महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, करना भी चाहिए। सरकार ने इसमें ये कहा है कि भाई हम महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देंगे, एक तो चुनने में, और दूसरा जो अनुदान है वो 10% ज़्यादा है महिलाओं के लिए। तो इस योजना का लाभ खूब सारी महिलाओं ने लिया भी है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जो बहनें कुछ काम अच्छा जानती हैं तो वो पक्का व्यवसाय के बारे में सोचें और आगे बढ़ें, क्योंकि व्यवसाय की बड़ी अनंत संभावनाएं हैं। वैसे भी हमारा देश आर्थिक दृष्टि से बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और ज्यों-ज्यों जनता का आर्थिक स्तर बढ़ता है तो उत्पादों की मांग खूब ज़्यादा बढ़ती है, तो उनको सप्लाई करने वाले चाहिए, और महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, तो खूब आगे बढ़ें। तो बिल्कुल, महिला और पुरुष जब दोनों आत्मनिर्भर बनेगा तो विकास अपने पूरे देश को होगा। तो अगर बात करना कोई भी काम जब शुरू करने जावा तो ज़रूरी है कि एक अच्छे तरीके से आप अभी चीज़ की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ले लेवा।
तो अगर कोई भाई बहन चाहे कि भाई आप काम शुरू कर रहे हैं, पैसा भी लेवांगा, तो इस अच्छा है कि आप पहले अच्छे से ये चीज़ की आप जानकारी कर लें जो भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं, तो प्रशिक्षण में कट से ले सके। ये योजना के अंतर्गत भी कोई व्यवस्था है या अलग से बने प्रशिक्षण लेना पड़ेगा? इस योजना में तो ऋण स्वीकृति के बाद में एक प्रशिक्षण होता है 10 दिन का। अच्छा। वो उद्यमिता का प्रशिक्षण है, अर्थात कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए क्या मेन बातें याद रखनी चाहिए, बैंकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने देश में कौन कौन से टैक्स लागू होते हैं उद्यमियों पे, और माल की बिक्री कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, वसूली कैसे करें, ये जो सामान्य बातें हैं इस चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। लेकिन जो काम करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग इसमें नहीं है। वो ट्रेनिंग तो पहले लेनी चाहिए, क्योंकि पहले जब प्रशिक्षण ढंग से लिया होगा तभी तो फिर ऋण का उपयोग ढंग से कर पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जो भी काम हम करना चाहते हैं पहले उसकी पूरी जानकारी लें। उसमें जैसे हमारा जो ऑफिस है, हमारे प्रत्येक ज़िले में हमारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ भी संपर्क किया जा सकता है कि साहब मैं ये मेरी निगाह में ये 5-10 काम हैं, इनके बारे में आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि क्या ये काम अच्छे होंगे। तो हमारा बिल्कुल वहाँ पे एक मार्गदर्शन केंद्र बना हुआ है, मार्गदर्शन ब्यूरो बना हुआ है, उसमें हम लोग सहायता करते हैं। फिर कोई काम ऐसा है जिसका निर्माण करना है और हमें वो बनाना नहीं आता, मान लीजिए फर्नीचर बनाने का काम हम शुरू करना चाहते हैं और वो हमें नहीं आता, तो फर्नीचर बनाने के जो कोई उद्योग है उसमें कहीं 1-2 साल नौकरी कर ली जाए। अच्छा। या जैसे अपने यहाँ आजीविका मिशन वगैरह के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, वो प्रशिक्षण ज्वाइन कर लें, पर पूरा सीखने के बाद ही काम प्रारंभ करें, क्योंकि आजकल व्यवसाय में सब जगह बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत कंपटीशन है, और जब ग्राहक जो बाजार में आता है तो वो कोई ये नहीं देखता कि ये नए आदमी का बनाया उत्पाद है पुराने का है, उनको तो क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी से समझौता कोई नहीं करता, इसलिए पूरा प्रशिक्षण लेकर के, जानकारी लेकर के, समय समय पे समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों से प्रशिक्षणों की सूचनाएं आती हैं, उसको देखें, प्रशिक्षण अटेंड करें, अनुभव लें थोड़ा 1-2 साल का, और फिर अप्लाई करें, तो उससे सफलता के चांस खूब बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर आपन अपने व्यवसाय के अंदर सफलता चाहिए तो पहले तो आपने भी काम की पूरी जानकारी लेनी है, भी उद्योग के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, और यथासंभव हो सके जहाँ अपन कोई प्रशिक्षण की अगर ज़रूरत है तो अपन वो प्रशिक्षण भी लेना चाहिए, तो ताकि ये है कि आप जगह सफल हो सका अपना भविष्य के अंदर और अपना व्यवसाय के अंदर आप सफलता हासिल कर सकें, बिके लिए ज़रूरी है कि पहले आप सब तैयारियाँ हैं जो कि पहले से ही कर लेवा। एक आप बात करें अपनी योजना के अंदर नोडल एजेंसियां की अगर बात करें तो कौन कौन सी नोडल एजेंसी है जिससे आप संपर्क भी कर सकें, जानकारी ले सकें? ये अपने अभी इस समय जैसे राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही 3 विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो हमारा जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र है, जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए ऋण प्रदान करने में सहायता करता है। यानी जब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरते हैं तो वो आवेदन पत्र में ये विकल्प आता है कि आप कौन से विभाग के माध्यम से ये ऋण लेना चाहते हैं। तो यदि शहर में कोई काम करते हैं तो उसमें केवल जिला उद्योग केंद्र ही पात्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए 3 एजेंसी हैं। जैसे हमारा जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र भी है, एक केंद्र सरकार का कार्यालय है खाद्य आयोग, केंद्रीय खाद्य आयोग, और एक अपने राज्य सरकार का खाद्य बोर्ड है, राजस्थान राज्य खाद्य बोर्ड। तो इन तीनों में किसी में भी आवेदन दे सकते हैं, और वो आवेदन पत्र के जो आजकल इसमें कोई साक्षात्कार वगैरह भी नहीं है, केवल दस्तावेजों के आधार पे ही आवेदन की जांच होती है, और वो यदि सही हैं सारे दस्तावेज, सारे स्कोर उसके पूरे हैं, तो वो आवेदन पत्र आगे बैंक को हम अग्रेषित कर देते हैं ऑनलाइन ही। अच्छा। फिर वो बैंक के जो अधिकारी हैं वो उनको आवेदक को बुलाते हैं कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट दिया है, ज़रा हमें इसके बारे में समझाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। और यदि वो विजिट करना चाहते हैं कि साहब देखिए मैं इस स्थान पे ये काम करना चाहता हूँ, इस एरिया में ये इस तरह का काम पहले से कम है, मेरा भी अनुभव है, हम लोग कर लेंगे, तो बैंक एक बार यदि उससे राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं कि हाँ ये काम वास्तव में चलने लायक है, तो उनका ऋण स्वीकृत हो जाता है। स्वीकृत होने के बाद में एक ये जो 10 दिन का प्रशिक्षण है वो ऑनलाइन ही लेना होता है, वो लेकर के और फिर ऋण वितरण हो जाता है, और ऑनलाइन ही इसका अनुदान जो है वो आकर के उनके खाते में जमा हो जाता है। उसके बाद बचा हुआ ऋण 3 साल में अपने को चुकाना, 3 साल के पश्चात ये जो आवेदन जो सब्सिडी है ये इनके खाते में एडजस्ट हो जाती है, जमा हो जाती है। तो ये इसमें काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। जैसे हर साल अपने राजस्थान में लगभग 3000 के आसपास नए यूनिट इस योजना के माध्यम से लग रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी लोकप्रिय योजना है, और जो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इसका यदि लाभ ले सकें तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। बिल्कुल।
और नया कोई संशोधन होकर आया है, अभी नया कुछ जुड़े हुए एक अंदर अपनी योजना ये के अभी जो अंतर्गत? अभी मैंने जैसे पहले निवेदन किया, जी ये जो 1 अप्रैल 2022 से जो 22-23 का वित्तीय वर्ष शुरू जी, हुआ, इसमें ये 2-3 परिवर्तन किए गए हैं। एक तो जी। ऋण की मात्रा बढ़ा दी, जैसे 25 लाख जी। का 50 लाख कर दिया, 10 लाख का 20 लाख कर दिया। जी फिर जो ऋण यदि ज़्यादा भी हो मान लीजिए तो भी ले सकते हैं, अनुदान केवल इस सीमा तक मिलेगा। जी। ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन है ये किया जी है। जी बाकी कुछ क्षेत्रों में जैसे व्यवसाय के लिए भी अलाउ किया, लेकिन राजस्थान में इसको अभी लागू नहीं किया। पर्वतीय क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें किया है। बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन है ये जो अभी किया है उसमें। जी। तो कहना मतलब अपने युवा भाई बहना के लिए, सबके लिए आत्मनिर्भर बनने की एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें बढ़ चढ़कर अपने भाई बहना ने हिस्सा लेना चाहिए। जो भी अपना पैरा पर खड़े होना चाहे है, आत्मनिर्भर बनना चाहे है और अपना व्यवसाय कुछ करना चाहे, तो वह अपनी चाहे महिला बहन हो या भाई हो, वह दोनों ही अपना काम है जो खुद कर सके है। तो बहुत अच्छी जानकारी आज के लिए आप दी शर्मा जी, आप आया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाई बहन दी और ज़रूर भाई को लाभ उठाओगा। तो समय की कमी का चलता हुआ अपन विदा लेनी पड़ेगी और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाज़त, राम राम सा। नमस्कार।